जय हिंद साथियों। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में बात करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में दोस्तों बात करेंगे। इसमें दोस्तों हम देखेंगे पृथ्वी के क्रस्ट पर कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं, कौन कौन सी पृथ्वी के अंदर कितनी परतें पाई जाती हैं और किस किस रूप में पाई जाती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं कि द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, किस रूप में पाई जाती हैं दोस्तों। तो अगर हम बात करें पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, तो इसकी जो प्रमुख परतें हैं वो तीन प्रकार की हैं। पहली परत के बारे में अगर बात करेंगे तो पहली परत है भू प्रॉपर्टी, जिस पर क्या मानव जीवन निवास करता है, जहाँ पर मानव रहता है उसे भू प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। दूसरी परत की बात करेंगे तो उसे बोलते हैं मेंटल। मेंटल दोस्तों दो परतों में विभाजित होता है। पहली परत जो इसकी होती है उसको बोलते हैं ऊपरी मेंटल। कैसा? ऊपरी मेंटल। ऊपरी मेंटल। और नीचे वाली परत को बोलते हैं निचला मेंटल। निचला मेंटल। ओके दोस्तों, ऐसे जो हमारी तीसरी परत है कोर, जो पृथ्वी का केंद्र होता है दोस्तों, वो भी दो परतों में बटा होता है दोस्तों, दो परतों में। इसको बोलते हैं बाहरी कोर। बाहरी कोर। बाहरी कोर। और दूसरी परत को बोलते हैं, जो केंद्र होता है उसको बोलते हैं आंतरिक कोर। आंतरिक कोर। और दोस्तों जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 3D इमेज के माध्यम से, ये देखिए ये क्रस्ट है, पृथ्वी का क्रस्ट है। ये एक परत हो गई। उसके बाद आता है ऊपरी मेंटल, दूसरी परत हो गई। तीसरी परत है जो हमारी ऊपरी मेंटल के बाद आता है निचला मेंटल। निचला मेंटल के बाद आता है, निचला मेंटल के बाद आता है कोर, आता है बाहरी कोर, और ये उसके बाद आंतरिक कोर। ये तीनों परतें हो गई हमारी। और दोस्तों इसके अंदर कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं, किस किस अवस्था में पाई जाती हैं, लिक्विड रूप में पाई जाती हैं कि सॉलिड रूप में पाई जाती हैं। और दोस्तों हम बात करेंगे कुछ प्राकृतिक स्रोत, जिससे कि हमको पता चलता है कि वास्तव में पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं, कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेंगे दोस्तों पृथ्वी के भूगर्भ के रहस्य के बारे में, जिसमें हमें क्या पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चलेगा दोस्तों। तो इसमें जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं, पृथ्वी की तीन मुख्य परतें हैं, जिसमें पहली परत की बात करेंगे तो उसे क्रस्ट बोलते हैं या भू प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है। दूसरी परत की बात करेंगे तो उसे बोलते हैं मेंटल। मेंटल दो भागों में बटा होता है, एक होता है ऊपरी मेंटल, एक होता है निचला मेंटल। तीसरी परत की बात करेंगे उसे बोलते हैं कोर। ये पृथ्वी का केंद्र होता है। ये दो भागों में बटा होता है, एक होता है बाहरी कोर, एक होता है आंतरिक कोर। और दोस्तों जैसा कि ये 3D इमेज लिया है हमने, आपको पूरा का पूरा एकदम विधिवत समझ में आएगा। और देख लेते हैं दोस्तों पृथ्वी की अगर आंतरिक त्रिज्या के बारे में बात करेंगे, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। अगर पृथ्वी के क्रस्ट से देखा जाए, अगर पृथ्वी के क्रस्ट से पृथ्वी के केंद्र की अगर दूरी देखी जाए, ये है 6371 किलोमीटर। दोस्तों 6371 किलोमीटर है। अगर हमको पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानना है तो हमें 6071 किलोमीटर अंदर जाना होगा पृथ्वी के, तब हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चलेगा कि इसमें कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं और किस रूप में पाई जाती हैं दोस्तों, और उन परतों में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं। तो दोस्तों वैज्ञानिकों के द्वारा अगर बात कर लेंगे हम, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारी पृथ्वी है, और हम लोगों ने एक क्षेत्र को चुना। हमने चुना आर्कटिक महासागर। एक है आर्कटिक महासागर, सब लोग जानते होंगे दोस्तों आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर में एक क्षेत्र है कोला क्षेत्र। आर्कटिक महासागर में एक कौन सा क्षेत्र है? कोला क्षेत्र। कोला क्षेत्र। वहाँ पर वैज्ञानिकों ने क्या किया, जैसे ये मान लीजिए आर्कटिक सागर, वहाँ से वैज्ञानिकों ने यहाँ से खोदना चालू किया पृथ्वी की केंद्र की ओर। पृथ्वी की केंद्र की ओर खोदना चालू किया, खुदाई करना चालू की, लेकिन ये मात्र 12 किलोमीटर खोद पाए। कितने? 12 किलोमीटर। और दोस्तों हमको तो जाना है 6000, कितना जाना है? 6371 किलोमीटर जाना है दोस्तों, और हम तो मात्र 12 किलोमीटर खोद पाए। तो दोस्तों हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में वास्तव में आज तक नहीं समझ पाए, लेकिन कुछ ऐसे प्राकृतिक स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम पता लगाया जा सकता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या है। तो दोस्तों हम ये देख सकते हैं, इसके चित्र के माध्यम से एक देख सकते हैं। ये देखिए हमने ये देख लिया है, ये देखिए ये चित्र है। ये वाला भाग अगर दोस्तों बात करेंगे, ये वाला जो भाग है ये है ओशियनिक, यानी कि
ओशियनिक क्रस्ट है। ओशियनिक क्रस्ट का मतलब महासागरीय क्रस्ट, जहाँ पर महासागर का तल होता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए ये महासागर है, ये बह रहा है, और लेकिन इसका कहीं ना कहीं तो ज़मीन होगी, तो वो वाला क्रस्ट। और एक होता है जहाँ पर मानव जीवन निवास करता है दोस्तों, जहाँ पर ये मान लीजिए ये हमारा वो जहाँ पर मानव जीवन निवास करता है, ये हम लोग यहाँ पे टहल रहे हैं, और ये जो मानव जीवन जहाँ पर निवास करता है वो वाला क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट दोनों अलग अलग होते हैं। तो वहाँ से अगर बात कर लेंगे ओशियनिक क्रस्ट से या महासागर, यहाँ से अगर बात कर लेंगे क्रस्ट से, पृथ्वी के क्रस्ट से, ये दूरी कितनी है? 6371 किलोमीटर है दोस्तों। इसी में मुख्य मुख्य परतें बटी हैं। तो दोस्तों बात कर लेंगे हम अपने क्रस्ट की। अगर क्रस्ट की बात कर लेंगे, ये खाली है 0 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के बीच में। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये क्या है? क्रस्ट वाली है, क्रस्ट वाली परत है जो 0 से 100 किलोमीटर के बीच में। अगर मेंटल की बात कर लेंगे तो ये 100 से लेकर दोस्तों 2900 किलोमीटर तक, कितने? 2900 किलोमीटर तक फैली हुई है। कौन सी परत फैली हुई है? मेंटल। एक होती है ऊपरी मेंटल, एक होता है निचला मेंटल। तो ऊपरी और निचला मेंटल को मिलाकर कितनी है? 100 से लेकर 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर तक फैली हुई है। अगर 2900 के बाद बात कर लेंगे तो ये ऊपरी कोर, इसके बाद आ जाता है ऊपरी कोर, ऊपरी कोर के बाद आता है निचला कोर, यानी कि पृथ्वी का केंद्र। ऊपरी कोर के बाद आता है निचला कोर, ये है 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर। और दोस्तों हम आगे समझ लेते हैं, प्राकृतिक स्रोतों के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग। साथियों अब हम बात कर लेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के प्राकृतिक स्रोतों के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं और किस किस रूप में पाई जाती हैं। तो दोस्तों प्राकृतिक संरचना की अगर बात कर लेंगे तो हम इसमें लेंगे सबसे पहले ज्वालामुखी को, उसके बाद देखेंगे हम उल्का पिंडों को, उसके बाद देखेंगे भूकंपीय तरंगों को, जिसके माध्यम से हमें पता चलेगा कि वास्तव में पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं और किस किस अवस्था में पाई जाती हैं। तो दोस्तों अगर हम बात कर लेंगे, जैसा कि जो वैज्ञानिक हैं, हमारे वैज्ञानिक जो आर्कटिक महासागर के कोला वाले क्षेत्र में ये 12 किलोमीटर तक की खुदाई कर पाए थे। कितनी? 12 किलोमीटर की खुदाई कर पाए थे। लेकिन हमको तो जाना है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में केंद्र के पास कितना? 6371 किलोमीटर, जिसकी वजह से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में नहीं पता लगा पाए। लेकिन कुछ ऐसे प्राकृतिक स्रोत थे जिनके माध्यम से हम दोस्तों पता लगाया जा सकता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की बनी हुई है और किस अवस्था में पाई जाती है। तो दोस्तों उसमें सबसे पहला हमने लिया प्राकृतिक स्रोत में ज्वालामुखी को। अब आप कहेंगे दोस्तों ज्वालामुखी हमको पढ़ना क्यों जरूरी है? दोस्तों इसलिए ज़रूरी है, इससे ज्वालामुखी से हमको ये पता चलता है क्योंकि ज्वालामुखी क्रिया में दोस्तों मैग्मा क्या है? मैग्मा लावा बनकर बाहर निकलता है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक सतह में कोई ना कोई ऐसी परत जरूर है जो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, तरल अवस्था में पाई जाती है दोस्तों। दूसरी अगर बात करेंगे उल्का पिंडों के बारे में अगर बात कर लेंगे तो इसमें क्या है? जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के कारण कोई भी पिंड, कोई भी आकाशीय पिंड क्या करता है? पृथ्वी की सतह पे आता है। तो ये पृथ्वी के जब वायुमंडल में आता है तो ये जलने लगता है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, ये जलने के कारण इसका जो ठोस रूप है, ठोस अवस्था है, वो पृथ्वी पे आकर गिरता है, जिससे कि बड़े गड्ढे का निर्माण होता है। जिससे कि वैज्ञानिकों को ये पता चला कि ऐसी कोई ना कोई सतह है जो ठोस रूप में भी पाई जाती है, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी भी है एक पिंड है, एक आकाशीय पिंड है, और उल्का पिंड भी पिंड है। तो इसकी जो अंदरूनी सतह है, जो इसकी केंद्र है, वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। ऐसे ही दोस्तों हम भूकंपी तरंगों को देखते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं दोस्तों भूकंपी तरंगे, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। पी तरंगों को प्राथमिक तरंगे कहते हैं, ये प्राथमिक वेव्स बोला जाता है। और एस तरंगों को द्वितीयक तरंगे कहते हैं, यह सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। और एल तरंगों को हम दोस्तों लब वेव्स कहते हैं या धरातलीय तरंगे कहते हैं। धरातलीय तरंगे कहते हैं, धरातलीय तरंगे। दोस्तों ये क्या है? जो पी वेव्स होती हैं ये पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचती हैं और सबसे तीव्र होती हैं। वेग बहुत तीव्र होता है जिसके कारण
मानव को जो सबसे पहले महसूस होने वाली तरंगे हैं वो कौन सी हैं? पी तरंगे हैं। उसके बाद दोस्तों बात कर लेंगे हम एस तरंगों को, द्वितीयक तरंगों की, जिसमें क्या होते हैं ये तीनों जो पी तरंगे होती हैं ठोस, द्रव और गैस तीनों में गमन कर सकती हैं। लेकिन जो हमारी सेकेंडरी वेव्स हैं वो केवल ठोस में गमन करती हैं, द्रव में ये नहीं चल सकती हैं। तो जिससे कि हमें जब हम भूकंप का अध्ययन करते हैं तो उसमें हमको पता चलता है सेकेंडरी वेव्स का, जिसमें हम सेकेंडरी वेव्स क्या होती हैं? विलुप्त हो जाती हैं तरल अवस्था में। तो इससे हमको पता चलता है पृथ्वी की कोई ना कोई ऐसी सतह है जो एक लिक्विड रूप में भी पाई जाती है दोस्तों। इसको हम विस्तार से एक एक चीज़ को पढ़ते हैं, ज्वालामुखी को देखते हैं, इससे कौन कौन सी प्राकृतिक स्रोत निकलते हैं, पृथ्वी के भूगर्भ से क्या क्या निकलता है उसको देखेंगे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अब बात कर लेंगे दोस्तों बेसाल्टिक चट्टानों के निर्माण के बारे में और ज्वालामुखी क्रियाओं के बारे में, और हम देख लेंगे यहाँ पे अपने पहले प्राकृतिक स्रोत के बारे में। तो दोस्तों आज वाकई में आपको पता चल जाएगा ज्वालामुखी क्रियाएं होती कैसे हैं, और ये ज्वालामुखी क्रियाओं के दौरान जो मैग्मा लावा बनकर बाहर निकलता है वो पृथ्वी की किस सतह से निकलता है, किस परत से निकलता है दोस्तों। चलिए हम देख लेते हैं ज्वालामुखी पर्वत को। ये मान लेते हैं एक ज्वालामुखी पर्वत है दोस्तों। अब इसमें देख लेते हैं ये जो ऊपरी भाग होता है दोस्तों, ये जहाँ से क्या मैग्मा बाहर निकलता है, ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं क्रेटर। क्या बोलते हैं? क्रेटर। क्रेटर बोला जाता है दोस्तों। और ये क्या होता है, अब मान लेते हैं ये हमारा है स्थलखंड। ये क्या है? ये ज्वालामुखी पर्वत की सतह है जहाँ पर मानव जीवन निवास करता है, जहाँ मानव चलता है, मानव निवास करता है, और जहाँ मानव घर बनाकर रहता है। और उसके नीचे दोस्तों एक सतह पाई जाती है, ये लिक्विड रूप में पाई जाती है। ये पृथ्वी की आंतरिक सतह है, मेंटल वाली सतह, ये लिक्विड रूप में पाई जाती है। यहीं पर दोस्तों भरा होता है मैग्मा। इसमें क्या होता है? संवाहनी क्रियाएं होती हैं दोस्तों। किस वजह से होती हैं? इसमें पाए जाते हैं रेडियो एक्टिव आयन के कारण क्या होते हैं? ये मैग्मा क्या होता है? संवहनी क्रियाओं द्वारा तीव्र गति से पृथ्वी के क्रस्ट को दाब लगाता है, एक प्रेशर बनाता है, जिसके कारण यहाँ पर एक पाइप होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं मैग्मा पाइप, जिससे क्या हो मैग्मा बाहर निकलता है, पृथ्वी की क्रस्ट पर आता है दोस्तों। और अगर ये बात कर लेंगे यहाँ से यहाँ की अगर दूरी की बात कर लेंगे दोस्तों, तो जो हमारी क्रस्ट थी वो 0 से लेकर 100 तक थी, और 100 के बाद हमारा मेंटल आ जाता है, जिसमें ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल होता है दोस्तों। तो ये बात कर लेंगे, ये 100 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर वाले एरिया से क्या मैग्मा पाया जाता है। इसी को बोलते हैं दुर्बलता मंडल दोस्तों। क्या बोलते हैं? दुर्बलता मंडल से क्या होता है? मैग्मा बाहर आता है लिक्विड रूप में। अब देखते हैं दोस्तों किस तरीके से आता है। अब ये क्या करता है? पृथ्वी की मैग्मा पाइप को, पृथ्वी की क्रस्ट को तोड़कर दोस्तों ये इस रूप में बाहर निकलता है, अधिक रूप में, मात्रा में निकलता है दोस्तों। जैसा कि आप चित्र के भी माध्यम से देख सकते हैं, ये इस रूप में दोस्तों बाहर निकलता है। और जब ये दोस्तों ठंडा हो जाता है तो ये इस अवस्था में आ जाता है दोस्तों। इसी से क्या होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है। अब बात कर लेंगे दोस्तों अपने अगले प्राकृतिक स्रोत के बारे में, जिसमें हम देखेंगे दोस्तों उल्कापिंडों को। उल्कापिंड वास्तव में होते कहाँ पर हैं और कहाँ पर पाए जाते हैं? ये दोस्तों बादल में या ब्रह्मांड में या सौर मंडल में अधिकांश मात्रा में पाए जाते हैं। छोटे छोटे पिंड, छोटे छोटे पत्थर, जिसे आकाशीय पिंड कहते हैं। लेकिन क्या होता है जब कभी दोस्तों ये पृथ्वी के समीप से गुजरते हैं, दोस्तों देख लेते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी के जब समीप से गुजरते हैं तो पृथ्वी में एक फोर्स पाया जाता है दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके कारण क्या है? पृथ्वी इसको आकर्षित करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन ये उल्कापिंड क्या होते हैं? उल्कापिंड होते हैं हल्के, और पृथ्वी का द्रव्यमान कई गुना अधिक होता है, जिसके कारण ये क्या होते हैं? आकर्षित किए जाते हैं। और जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो गैसों के कारण दोस्तों इसमें एक घर्षण उत्पन्न होता है, जिसके कारण दोस्तों ये जलने लगते हैं और जब ये
पृथ्वी के मध्यमंडल को। दोस्तों मध्यमंडल में क्या होते हैं, अगर उल्का पिंड मध्यमंडल में नष्ट होता है तो हो जाता है, वरना ये पृथ्वी की सतह पे आकर गिरता है। दोस्तों अगर मध्यमंडल में नष्ट हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, वरना ये क्या होते हैं, पृथ्वी की सतह पर जब गिरते हैं दोस्तों तो बड़े से गड्ढे का निर्माण करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये उल्का पिंड है, ये उल्का पिंड तेजी से ये पृथ्वी की ओर गति करता है। पृथ्वी इसको आकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी इसको आकर्षित करती है अपनी ओर, और जब ये पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं तो बड़े से गड्ढे का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों वैज्ञानिकों को यहाँ से एक स्रोत मिला, क्योंकि ये क्या बड़ा सा पत्थर जलने के बाद भी इसकी जो अवस्था थी ठोस अवस्था में पाया गया, और पृथ्वी पर जब गिरा तो बड़े से गड्ढे का निर्माण किया। तो यहाँ से दोस्तों एक प्राकृतिक स्रोत ये पता चलता है कि उल्का पिंड जो है ये भी आकाशीय पिंड है, जो हमारी पृथ्वी है ये भी आकाशीय पिंड है। तो इसके कारण ऐसा पता चला कि पृथ्वी की कोई ना कोई सतह ऐसी जरूर होगी जो एक ठोस अवस्था में भी दोस्तों पाई जाती होगी। तो इससे एक मुख्य प्राकृतिक स्रोत पता चला दोस्तों उल्का पिंड से। अब देख लेते हैं दोस्तों अपने अगले प्राकृतिक स्रोत को। अब हम दोस्तों बात कर लेंगे अपने अगले प्राकृतिक स्रोत के बारे में, भूकंपीय तरंगों के बारे में दोस्तों बात कर लेंगे। अब आप कहेंगे दोस्तों भूकंपीय तरंगों का पृथ्वी की आंतरिक संरचना से क्या संबंध है। दोस्तों हम कहेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट संबंध है, क्योंकि हमको इससे भी कुछ ना कुछ दोस्तों समझने को मिलेगा। चलिए हम देख लेते हैं कितने प्रकार की भूकंपीय तरंगें पाई जाती हैं, और भूकंप आने से मानव जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, और ये तरंगें कौन सी तरंगें हैं जो मानव को भूकंप के समय सबसे पहले महसूस होती हैं। दोस्तों उसके बारे में देखते हैं, चलिए देख लेते हैं। अब दोस्तों ये मान लेते हैं पृथ्वी है। अब पृथ्वी के केंद्र से, ये पृथ्वी का केंद्र है, यहाँ से 3 तरंगें निकलती हैं, एक ऊपर जाती है ऐसे, एक इधर जाती है और एक इधर जाती है। बात कर लेंगे, ये पहली तरंग है, इसको बोलते हैं पी तरंग, इसको बोलते हैं एस तरंग, और इसको बोलते हैं एल तरंग। पी तरंगों की बात कर लेंगे तो इसको बोलते हैं प्राथमिक वेव्स, यानी कि प्राथमिक तरंग या प्राइमरी वेव्स, प्राथमिक तरंग हैं। और एस तरंगों को बोलते हैं सेकेंडरी वेव्स या द्वितीयक तरंगे, और एल वेव्स को बोलते हैं लव वेव्स या धरातलीय। कौन सी दोस्तों, धरातलीय तरंगे, धरातलीय तरंगे बोलते हैं इसको। ओके साथियों, अब हम बात कर लेंगे अगर पी वेव्स की प्राथमिक तरंगों की बारे में बात कर लेंगे तो दोस्तों ये क्या है, मानव को जो पृथ्वी के क्रस्ट पर सबसे पहले भूकंप आता है, जो सबसे पहले तरंग पहुंचती है वो पी तरंग पहुंचती है, यानी कि प्राथमिक वेव्स पहुंचती है। दोस्तों ये क्या है, इसकी गति अधिक तेज होती है, गति क्या होती है, अधिक तेज होती है, लेकिन तीव्रता की अगर बात करेंगे तीव्रता कम होती है दोस्तों, तीव्रता कम होती है। मानव को सबसे पहले महसूस होने वाली जो तरंग होती है वो पी वेव्स होती है, यानी कि प्राथमिक तरंग होती है। और दोस्तों अगर द्वितीयक तरंगों की बात कर लेंगे, द्वितीयक तरंगों सेकेंडरी वेव्स, इसकी गति प्राथमिक वेव्स से थोड़ी कम होती है। ये जो दूसरी पहुंचती है मानव को, दूसरी जो महसूस होती है वो सेकेंडरी वेव्स होती हैं। ये जो होती है प्राथमिक तरंग, ये ठोस, द्रव और गैस तीनों में चल सकती है दोस्तों। लेकिन अगर हम सेकेंडरी वेव्स की बात करेंगे दोस्तों तो ये खाली किस अवस्था में चल सकती है, ठोस अवस्था में चल सकती है। और ये क्या होती है दोस्तों, जब ये लिक्विड फॉर्म में जाती है, ये तरल अवस्था में जाती है, सेकेंडरी वेव्स क्या होती है, ये विलुप्त हो जाती है, वहाँ नष्ट हो जाती है, वहाँ पता नहीं चलता है इसका। और बात करेंगे लव वेव्स की, ये धरातलीय तरंगें होती हैं, लेकिन इसकी तीव्रता तो, इसकी गति तो बहुत कम होती है, लेकिन तीव्रता की बात करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अधिक। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो मानव जीवन को नुकसान होता है वो एल वेव्स से होता है, धरातलीय तरंगों से होता है दोस्तों। इससे क्या होता है, बहुत ही तीव्र वेग का अर्थवेग आता है, यानी कि भूकंप आता है दोस्तों। और दोस्तों अगर हम बात कर लेंगे एस तरंगों की, तो मान लीजिए जैसे यहाँ पर लिक्विड अवस्था है, एक यहाँ पर लिक्विड अवस्था है, ये लिक्विड अवस्था है, और यहाँ पर जब ये एस वेव्स ऐसे जाती है तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ऐसे इधर उधर हो जाती है। तो दोस्तों जब सिस्मोग्राफ में भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है सिस्मोग्राफ द्वारा, तो दोस्तों इसमें क्या है, ये विलुप्त हो जाती है, इसका अध्ययन नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए हमको ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं पृथ्वी के अंदर
पृथ्वी के अंदर एक ऐसी सतह है जो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। तो इससे हमको एक प्राकृतिक स्रोत और मिल गया भूकंपीय तरंगों के रूप में। तो दोस्तों और हम देख लेते हैं ये भूकंपीय तरंग के गमन कैसे करती हैं। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, अब ये पृथ्वी है, अब भूकंप तरंगें निकलना चालू हैं। तो ये पूरी पृथ्वी पर कैसे पहुंचती हैं पृथ्वी पर, ये यहाँ से निकली तो ये केंद्र होता है भूकंप का, ये ऐसे ऐसे गमन करती हैं। ऐसे ऐसे गमन करने के बाद ये पूरी जिस एरिया पे पड़ती हैं ये पूरे एरिया को कवर करती हैं दोस्तों, और बहुत ही खतरनाक होती हैं दोस्तों। और बात कर लेंगे अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के प्रमुख भागों के बारे में। जैसा कि दोस्तों हमने पहले बताया था आपको, पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 भागों में बटी हुई है। तो पहले अगर भाग की बात करेंगे भूप्रपटी, पहला कौन सा भाग है, भूप्रपटी। और दोस्तों इसी को सियाल कहा जाता है, इसका एक नाम क्या है दोस्तों, सियाल है। दूसरे की अगर बात कर लेंगे, दूसरी परत है मेंटल। मेंटल को दोस्तों सीमा कहा जाता है, इसको कहा जाता है मेंटल को सीमा कहा जाता है। और तीसरी परत है कोर, इसको दोस्तों कहा जाता है नीफे के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसकी पहली परत को पढ़ेंगे जिसे भूप्रपटी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों पहली परत है जिस पे मानव जीवन निवास करता है दोस्तों, मानव जीवन रहता है और जिस पे चलता है दोस्तों। और बात कर लेंगे अगर इसकी मोटाई की बात कर लेंगे, इसकी लंबाई की बात कर लेंगे, तो ये 0 से 30 किलोमीटर तक क्या है, भूप्रपटी पाई जाती है। और अगर इस परत की घनत्व की बारे में बात कर लेंगे या इस परत की भार के बारे में बात कर लेंगे, तो ये 2.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है इसका घनत्व। और दोस्तों सियाल का मतलब होता है दोस्तों सिलिका और एल्युमिनियम। इस पे क्या है, पृथ्वी के क्रस्ट पर सिलिका और एल्युमिनियम अधिक मात्रा पाए जाने के कारण इसे सियाल भी नाम दिया गया है दोस्तों। अब देख लेंगे महाद्वीपीय भूप्रपटी। महाद्वीपीय भूप्रपटी का मतलब जहाँ पर पृथ्वी का क्रस्ट है। जैसे हमारे यहाँ 7 महाद्वीप हैं, अब वर्तमान में 8 हो गए, एक जीलैंड महाद्वीप एक और जुड़ गया है। और देखेंगे ये कितने किलोमीटर तक फैला है, जो महाद्वीपीय भूप्रपटी है वो 35 किलोमीटर तक फैला है। और वहीं बात कर लेंगे ओशियनिक क्रस्ट के बारे में, यानी कि महासागरीय भूमि के बारे में बात कर लेंगे। जैसे ये महासागर है, उसका जो निचला तल है उसके बारे में बात कर लेंगे, तो वो फैला हुआ है 8 किलोमीटर से 10 किलोमीटर के बीच में फैला हुआ है दोस्तों। अब बात कर लेंगे हम मेंटल की, दूसरी परत मेंटल की बात कर लेंगे दोस्तों, या सीमा की बात कर लेंगे दोस्तों। ये भी बताएंगे सीमा इसको किस लिए कहा जाता है। इसमें जो है इस परत में सीमा यानी कि सियाल और मैग्नीशियम की अधिक मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसे सीमा कहा जाता है दोस्तों। ये जो मेंटल है दोस्तों 2 भागों में बटा हुआ होता है। पहले भाग की बात कर लेंगे तो ये है ऊपरी मेंटल, कैसा है, ऊपरी मेंटल। और दूसरे भाग की बात कर लेंगे, ये है निचला मेंटल। अब अगर इसकी जैसे कि भूप्रपटी की बात की थी हमने, ये था 0 किलोमीटर से 100 किलोमीटर, कहाँ तक, 100 किलोमीटर से तक। और 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक क्या फैला है, हमारी फैली है मेंटल वाली परत। मेंटल वाली परत जो है 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल वाली परत पाई जाती है। अगर इसके घनत्व की बात कर लेंगे तो सर्वाधिक है, कितना है, 3 से लेकर 5 तक, 3 से लेकर 5 तक क्या है इसका घनत्व है। और भूकंपीय तरंगों की दोस्तों बात कर लेंगे, भूकंपीय तरंगों को तो अधिक मात्रा में भूकंपीय तरंगें मेंटल वाले एरिया से आती हैं। 7.9 से लेकर 8 तक किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से दोस्तों बहुत अधिक वेग में होती हैं। और अगर हम बात कर लेंगे पूरी पृथ्वी का, अगर पूरी पृथ्वी का बात कर लेंगे, जो आयतन है पूरी पृथ्वी के आयतन का 83% दोस्तों, बहुत बड़ा एरिया क्या है, मेंटल वाली परत है। बहुत बड़े एरिया में मेंटल वाली परत पाई जाती है। और दोस्तों अगर द्रव्यमान की बात कर लेंगे, पूरी पृथ्वी का 68% जो द्रव्यमान है वो कहाँ से मिलता है दोस्तों, हमारी मेंटल वाली परत से मिलता है। अब बात कर लेंगे दोस्तों मैग्मा, अगर चैम्बर की बात कर लेंगे, ज्वालामुखी क्रियाओं में जो मैग्मा चैम्बर, मैग्मा ज्वालामुखी क्रियाओं से जो बाहर आता है लावा बनकर, वो जो आता है दोस्तों 400 किलोमीटर के अंदर, जो ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल के बीच वाले स्थान से आता है, जिसे दुर्बलता मंडल कहते हैं दोस्तों। दुर्बलता मंडल क्या बोला जाता है, दुर्बलता मंडल। इसी को ही इंग्लिश में एस्थेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। यहीं से मैग्मा जो है ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा पृथ्वी के क्रस्ट पर फैलता है। और इसी से क्या होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। जब यही मैग्मा ठंडा हो जाता है तो इससे काली मिट्टी का निर्माण होता है दोस्तों। अब हम पढ़ लेते हैं इसकी अगली परत को, कोर को देखते हैं दोस्तों।
कोर को जिसको नीफे के नाम से जाना जाता है। नीफे के नाम से दोस्तों इस वजह से जाना जाता है कि नीफे यानी कि निकिल और फेरस की मात्रा अधिक पाई जाती है और आयरन की मात्रा अधिक पाई जाती है कोर में। कोर क्या है दोस्तों, एक ठोस, जो पृथ्वी की सबसे ठोस और सबसे ज़्यादा घनत्व पाया जाता है यहाँ पे दोस्तों। जैसे आपने देखा होगा लोहे की गेंद, एक लोहे की गेंद अगर देखें तो वो होती है कोर, हमारी पृथ्वी का केंद्र जो होता है, जो पृथ्वी का केंद्र है हमारा 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर अंदर है पृथ्वी के क्रस्ट से दोस्तों। अगर ये भी दो भागों में बटा हुआ है, ऊपरी कोर है एक और निचला कोर है। अगर ऊपरी कोर की बात कर लेंगे तो ये 29 किलोमीटर से 5155 किलोमीटर तक फैला है, और निचली कोर की अगर बात कर लेंगे तो ये 5155 किलोमीटर से 6361 किलोमीटर तक फैला हुआ है दोस्तों। अगर मैग्मा की बात कर लेंगे, इसमें भी मैग्मा पाया जाता है ऊपरी कोर में। ऊपरी कोर में क्या होता है, मैग्मा पाया जाता है। दो जगह मैग्मा पाया जाता है, एक तो दुर्बलता मंडल में यानी कि एस्थेनोस्फीयर में, और एक मैग्मा पाया जाता है 2900 किलोमीटर से 5155 किलोमीटर के अंदर। वो कितना है, वो अगर उसके तापमान की बात कर लेंगे, उसका तापमान है 4900 डिग्री सेंटीग्रेड, और दुर्बलता मंडल की बात कर लेंगे, ये यहाँ पर तापमान होता है 1500 सेंटीग्रेड का तापमान। दोस्तों ये पृथ्वी के अंदर इतना ज़्यादा घनत्व होने की वजह से कोई यहाँ वर्तमान में कभी नहीं पहुँच सकता दोस्तों, बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। और अगर निचले मेंटल की बात कर लेंगे, ये 5155 से दोस्तों 6361 किलोमीटर तक फैला है, 71 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये दोस्तों वाकई में ये ठोस रूप में पाया जाता है, एकदम ठोस दोस्तों। इसको भेद पाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है दोस्तों, और दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा ठोस है दोस्तों। आपको ये वीडियो दोस्तों कैसा लगा दोस्तों, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और भी इससे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।